नमस्कार साथियों, हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक हम लोगों ने 43 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब ये 44 नंबर का श्लोक है। इसमें हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि गंभीरा नदी में नायिका का आरोप कर रहे हैं और मेघ में नायक का आरोप कर रहे हैं। तो नायिका और नायक का परस्पर बिहेव कैसा होगा, परस्पर जब वहां पे मिलेंगे, तो उसी का यहाँ पे वर्णन है। इसको पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसका, फिर अन्वय करेंगे। तस्याः किञ्चित् करधृतमिव प्राप्तवानिर्शाखं ऋत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः। ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः। अब इसका अन्वय करेंगे। तो यहाँ पे प्राप्तवानिर शाखम को रखें, पहले सखे को रखेंगे। यहाँ पे सखे है, ये यहाँ पे सखे है, इसको रखें सखे, अर्थात हे मेघ सखे प्राप्तवानिर शाखम, प्राप्तवानिर शाखम, तो इसका है कि वेद रूपी शाखाओं को प्राप्त किए हुए, प्राप्तवानिर शाखम। तो ये द्वितीय एक वचन में बन रहा है करांत पुल्लिंग में। किंचित करधृतम इव, किंचित अर्थात थोड़ा, मानो, यहाँ पे मानो, इव है तो उपमावाची है ये। किंचित कर धृतम, कर माने हाथ होता है, तो मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए, इसका अर्थ होगा। इव मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए, वेद की शाखाओं तक, वेद की शाखाओं तक पहुंचे हुए, मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए। फिर कह रहे हैं कि मुक्तरोधो नितंबम, मुक्तरोधो नितंबम, मुक्तरोधो नितंब अर्थात तट रूपी नितंब, नितंब को छोड़े हुए। मुक्तरोधो नितंबम नीलम सलिल वसनम, ये दोनों ही यहाँ पे विशेष विशेषण होके समान विभक्ति में आ रहे हैं, अर्थात द्वितीयांत हो रहे हैं। नीलम सलिल वसनम, इसका अर्थ है कि नीले जल रूपी वस्त्र को, ऋत्वा, ऋत्वा का अर्थ है हटाकर, यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है, तो इसका अर्थ है हटाकर, ऋत्वा। फिर कह रहे हैं कि लंबमानस्य, लंबमानस्य अर्थात झुके हुए, लंबमानस्य। अब यहाँ पे रहेंगे ते, ते यहाँ पे युष्म सर्वनाम है, षष्ठी एक वचन में बना है। ते प्रस्थानम, यहाँ पे प्रस्थानम है, प्रस्थानम कथम अपि भावी, किसी प्रकार होगा। फिर कह रहे हैं कि पूर्ण विराम नहीं लगाएं, विवृत जगह नाम, ये आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, यहाँ पे द्वितीय एकवचन में बन रहा है। विवृत जगह नाम कह, तो ये भी सर्वनाम है, यहाँ पे पुल्लिंग प्रथमा एकवचन बना है कह, विवृत जगह नाम कह। अब यहाँ पे कहेंगे विहातुम, ये तुमुन प्रत्यांत शब्द है, तो इसका अर्थ है विहातुम छोड़ने में। कह विहातुम समर्थः, समर्थ अर्थात समर्थ है। हे मेघ वेद रूपी शाखाओं, वेद रूपी शाखाओं तक पहुंचे हुए। अब इसका अर्थ है कि मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए,
मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए। अब इसका अर्थ है कि तट रूपी, तट रूपी नितंब को छोड़े हुए, तट रूपी नितंब को छोड़े हुए। अब यहाँ पे करें नीले, जल नीला होता है तो इसीलिए करें नीला वस्त्र, नीले वस्त्र को, नीले वस्त्र को या नीले परिधान को भी कर सकते हैं। नीले वस्त्र को हटाकर, लंब मानस का अर्थ झुके हुए, झुके हुए। तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा अर्थात मेघ का, तुम्हारा प्रस्थान, प्रस्थान अर्थात आगे के लिए प्रयाण, यात्रा, प्रस्थान किसी प्रकार, किसी प्रकार हो सकेगा, हो सकेगा या होगा। अब क्यों, तो इसका कारण कह रहे हैं। खुली हुई, खुली हुई जांघों वाली, यहाँ पे नायिका भी कह सकते हैं। ये द्वितीयांत है तो कहेंगे खुली हुई जांघों वाली नायिका को। यहाँ पे कौन, छोड़ने में समर्थ है। ये हो गया इसका भावार्थ। तो यहाँ पे श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं, नायक नायिका के बीच श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति का आरोप, प्रकृति पर मानवीय व्यवहारों का आरोप कर रहे हैं। तो अर्थात प्रकृति और मानवीय संबंधों के बीच यहाँ पे मानवीकरण कर रहे हैं। प्रकृति और मानवीय संबंधों के बीच में प्रकृति का यहाँ पे मानवीकरण कर रहे हैं। प्रकृति में मानव का ऐसा व्यवहार आरोप कर रहे हैं। तो यहाँ पे महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रकृति को सहचरी के समान मानते हैं और उसमें आराम से पदे पदे पर मानवीकरण उसका कर देते हैं। प्रकृति के तत्वों, प्राकृतिक तत्वों का, उसके अंगों का प्रायः वो मानवीकरण करके वर्णन करते हैं। हे मेघ, इसका अर्थ है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हे मेघ, बेत रूपी शाखाओं तक पहुंचे हुए, मानो हाथ से, ऐसा प्रतीत होता है मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए के समान, मानो हाथ से कुछ पकड़े हुए। और नदी के संबंध में ये कह रहे हैं कि तट रूपी नितंब को छोड़े हुए, अर्थात जो सिकुड़ सी गई है, उसका जल कम हो गया है, तो इसीलिए कह रहे हैं तट रूपी नितंब को छोड़े हुए। अब उस, क्योंकि जल का रंग जो होता है वो नीला होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि नीले वस्त्र को हटाकर, मान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले वस्त्र को हटाकर झुके हुए। अब नीचे नदी है, नदी का विस्तार है, ऊपर से मेघ यहाँ पे झुका हुआ है, मेघ का वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेघ छाया हुआ है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो झुका है। अब नीचे यहाँ पे नदी है, ऊपर मेघ है, तो इसीलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षात्मक वर्णन कर रहे हैं कि मानो झुके हुए। कहाँ पे, नदी के जल पे मानो झुके हुए। तुम्हारा, किसका, अर्थात मेघ का, प्रस्थान किसी प्रकार हो सकेगा, अर्थात बड़ी मुश्किल से हो सकेगा। क्यों, क्योंकि, तो यहाँ पे ये जो पद यहाँ पे छूट रहा है, ये ज्ञाता स्वादः, ये यहाँ पे आएगा। ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ नीचे लिख देंगे, ज्ञाता स्वादः, ज्ञाता स्वादः। तो इसका अर्थ यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं, फिर से करने की बजाय यहीं लिख दे रहे हैं। ज्ञाता स्वादः, इसका अर्थ है कि भोग विलास से परिचित, भोग विलास से परिचित। तो अब कहेंगे कि तुम्हारा प्रस्थान, कहें तो नीले वस्त्र को, जल रूपी नीले वस्त्र को हटाकर
झुके हुए, कौन झुका है? तो यहाँ पे मेघ झुका हुआ है, नीचे नदी बह रही है, ऊपर मेघ झुका, ऊपर छाया हुआ है मेघ, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे नदी बह रही है, ऊपर मेघ उस पे झुका हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं इसलिए ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो झुके हुए तुम्हारा प्रस्थान किसी प्रकार हो सकेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञाता स्वाद, अर्थात भोग विलास से परिचित, भोग विलास के संबंध में अच्छी तरह से परिचित है, जाने हुए उसकी क्रियाओं से को अच्छे तरह से जो जानता है, जो परिचित है, तो उस ऐसे व्यक्ति का फिर खुली हुई जांघों वाली नायिका को कौन छोड़ने में समर्थ हो सकेगा? कौन व्यक्ति? जो भोग विलास से परिचित है, जो भोग विलास से अच्छी तरह परिचित है, तो ऐसा व्यक्ति खुली हुई जांघों वाली नायिका को भी कह सकते हैं, यहाँ पे पत्नी को भी कह सकते हैं। वैसे जैसे गृहस्थ जीवन में पत्नी को भी कह सकते हैं, जो गृहस्थ जीवन में आते हैं हम बाकायदा विवाह संस्कार करके, तो खुली हुई जांघों वाली नायिका को कौन छोड़ने में समर्थ होगा, यही है इसका भावार्थ है। अब इसमें जो व्याकरण आ रहा है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। आमासिक पदों का अध्ययन कर लेते हैं। किंचित कर धृतम इव, तो यहाँ पे किंचित करेण धृतम इव, अर्थात थोड़ा हाथ से पकड़े हुए से, तृतीया तत्पुरुष आ रहा है इसमें। प्राप्त वानेर शाखम, प्राप्ताः वानेराणाम शाखाः येन यस्मिन् वा तत्, इसमें बहुब्रीहि समास बन रहा है इस पद में। सलिल वसनम, सलिलमेव वसनम, यहाँ पे कर्मधारय समास हो रहा है। ज्ञाता स्वादः, ज्ञातः स्वादः, येन सह, इसमें बहुब्रीहि समास आ रहा है। ज्ञाता स्वादः, विवृत जघनाम, विवृतम जघनम यस्याः ताम, इसमें भी बहुब्रीहि समास आ रहा है। अब व्याकरण है। धृतम, तो यहाँ पे ध्री धातु है, करने लगा देंगे। ध्री धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। ऋत्वा, यहाँ पे ह्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय लग रहा है। इसका अर्थ है छोड़कर। अक्त्वा और ल्यप में अर्थ समान होता है, किंतु भेद यही होता है कि हृत्वा, ये अक्त्वा प्रत्यय के पहले ये शब्द में सीधे लग जाता है, ये धातु में सीधे अर्थात ऐसे ही लग जाता है। और ल्यप प्रत्यय जो है वो उपसर्ग, उसके वो तभी लगा करता है जब शब्द के पहले उपसर्ग कोई हो, उपसर्ग आए उसके पश्चात ल्यप प्रत्यय लगा करता है, और अक्त्वा प्रत्यय सीधे लग जाया करता है, क्रिया में सीधे ही लग जाया करता है। मुक्ता है, तो यहाँ पे मुच धातु है, एकता प्रत्यय है। प्रस्थानम, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्युट प्रत्यय लग रहा है। लंब मानसिक, तो यहाँ पे लंब धातु है, और शानच प्रत्यय लग रहा है इसमें। भावी है, तो यहाँ पे भू धातु है, डिनी प्रत्यय लग रहा है। भावी, भावनी, भावीन, इसका शब्द रूप चलता है, तो इस जो अर्थ आता है इससे वो होता है वाला, होने वाला, होने वाली। ज्ञातः, तो यहाँ पे ज्ञा धातु है, एकता प्रत्यय लग रहा है। आस्वाद है, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है, स्वद धातु है, घई प्रत्यय लग रहा है। विवृत है, तो यहाँ पे वि उपसर्ग है, वृ धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। विहातुम, यहाँ पे वि उपसर्ग है, हा धातु है, तुमुन प्रत्यय लग रहा है। इसमें अलंकार 3 आ रहे हैं। उत्प्रेक्षा है, क्योंकि उत्प्रेक्षात्मक वर्णन कर रहे हैं गंभीरा नदी का। रूपक अलंकार है, रूपक इसलिए क्योंकि उपमान उपमेय में वहां पे अभेद वर्णन हो रहा है। और तीसरा अलंकार इसमें अर्थांतरन्यास आ रहा है, तो उत्प्रेक्षा, रूपक और अर्थांतरन्यास, इसमें कुल 3 अलंकार आ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने 44 नंबर के श्लोक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।